हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं या फिर आप कॉमर्स के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। मैंने आपको 1 मिनट की सीरीज़ में काफ़ी चीज़ें, काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं। आप समझ लीजिए 150 प्लस कॉन्सेप्ट मैंने आपको विद इन 1 मिनट के अंदर में क्लियर कराए हैं, ठीक है। ऐसे वीडियोज़ मैंने डाले हुए हैं, तो इस चैनल पे आपको काफ़ी मदद मिलेगी अपना कॉमर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं CUET एग्ज़ाम में जो यूनिट सेकंड है आपकी, यूजिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। इस चैप्टर में, मतलब इस वीडियो में हम पूरा ये चैप्टर क्लियर करेंगे। तो अगर हम बात करें कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की, तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम आपका एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम कंप्यूटर की मदद से या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम बोलते हैं। इसके पहले भी मैंने 8-9 वीडियोस डाले हुए हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के, उसको आप देख लीजिएगा, तब ये वाला वीडियो देखने आइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि क्या स्टेप्स होते हैं फॉर इंस्टॉलिंग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो अगर हम स्टेप की बात करें तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें सॉफ्टवेयर चूज करना होता है कि हम अकाउंटिंग का कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप यही होता है, बिफोर इंस्टॉलिंग एनी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यू मस्ट चूज द वन दैट विल बेस्ट सूट योर नीड्स एंड बजट। तो ऐसा सॉफ्टवेयर हम चूज करते हैं अकाउंटिंग का जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके और हमारे बजट में भी हो, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा ये होता है। सेकेंड स्टेप की बात करें हम, तो सेकेंड स्टेप क्या होता है कि वेरीफाई सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद हम सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करते हैं। वंस यू हैव चूजन द सॉफ्टवेयर, जब हम एक बार सॉफ्टवेयर चूज कर लेते हैं तब हमें देखना होता है कि हमारे जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर मीट्स द सिस्टम रिक्वायरमेंट, क्या वो हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। चेक द सॉफ्टवेयर वेबसाइट ऑन डॉक्यूमेंटेशन फॉर द मिनिमम स्पेसिफिकेशन एंड कंपेयर देम विथ योर कंप्यूटर स्पेसिफिकेशन। कहीं हमने ऐसा सॉफ्टवेयर तो नहीं चूज कर लिया है जो हमारा कंप्यूटर कैपेबल ही नहीं है हैंडल करने में, तो हमें दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जो हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में इजिली चल भी सके, ठीक है। चलिए अब हम थर्ड स्टेप देखते हैं। थर्ड स्टेप क्या है? परचेज द सॉफ्टवेयर। तो जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि हमें कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराना है और जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराना है उसका क्या मतलब कंप्यूटर हमारा उसको इंस्टॉल करने में कैपेबल है कि नहीं, उसमें चलेगा या नहीं चलेगा, तब हमारा थर्ड स्टेप क्या होता है कि हम अब उस सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं, ठीक है। आफ्टर वेरीफाइंग द सिस्टम्स रिक्वायरमेंट परचेज द सॉफ्टवेयर आइदर ऑनलाइन। तो सॉफ्टवेयर हम ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और फिजिकली किसी स्टोर पे जा करके भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमने सॉफ्टवेयर परचेज कर लिया तो सीधी सी बात है, हम क्या करेंगे? उसको इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। इंसर्ट द इंस्टॉलेशन डिस्क और रन द डाउनलोड सेटअप फाइल। तो या तो हम कोई डिस्क जो है इंसर्ट करेंगे जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर हो, या फिर हम कोई फाइल जो है जो डाउनलोड किए हैं ऑनलाइन उसका सेटअप करेंगे, ठीक है। फॉलो द प्रोमोट्स टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर। तो हम एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आता जाएगा, हम उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे तो हमारा जो सॉफ्टवेयर होगा वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन के बाद हमें सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करना पड़ता है, ठीक है। तो वंस द इंस्टॉलेशन इज कंप्लीट द सॉफ्टवेयर मे नीड टू बी एक्टिवेटेड। तो जब हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है तो फिर हम उसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। सिक्स्थ स्टेप क्या होता है? सिक्स्थ स्टेप ये होता है कि जब हमने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया, उसको एक्टिवेट कर लिया, तो अब हम सेटअप करते हैं सॉफ्टवेयर को। आफ्टर एक्टिवेशन सेटअप द सॉफ्टवेयर बाय एंटरिंग योर कंपनीज इंफॉर्मेशन। तो हम अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन को डाल करके क्रिएट करते हैं अकाउंट और सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करते हैं। यही क्या कहलाता है? सेटअप द सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। अगला स्टेप हमारा क्या होता है कि जब हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया, उसका सेटअप भी हो गया, तो हम अपने डेटा को इंपोर्ट करते हैं। तो यूजर जो कि हम लोग हैं, हम क्या करते हैं? अपने डेटा को इंपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर में या अकाउंटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग डेटा जो है हमारा, उसको हम अकाउंटिंग सिस्टम में अपडेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम यूजर को ट्रेनिंग देते हैं कि ये हमारा डेटा है, उसमें आपको डेटा का यूज करके अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। तो ओवरऑल ये सारे स्टेप्स होते हैं जिनके थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद जो है उसमें अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हमें अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है। तो अगर हम चार्ट ऑफ अकाउंट के प्रिपरेशन की बात करें तो उसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ए चार्ट ऑफ अकाउंट्स कीप योर अकाउंट ऑर्गेनाइज। तो जब हम अकाउंट्स का चार्ट बनाते हैं उससे क्या होता है, हम अपने अकाउंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। जैसे बैलेंस शीट के आइटम एक तरफ हो जाते हैं, प्रॉफिट लॉस के आइटम एक तरफ हो जाते हैं, करंट एसेट्स एक तरफ होनी चाहिए, नॉन करंट एसेट्स एक तरफ होनी चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से करंट लायबिलिटीज अलग होनी चाहिए, नॉन करंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज अलग होनी चाहिए, रेवेन्यूज अलग होनी चाहिए, इक्विटीज अलग होनी चाहिए। यही क्या है, आपका चार्ट ऑफ अकाउंट है। मतलब हम अपने अकाउंट्स को अलग अलग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। इट इंक्लूड्स द एसेट्स अकाउंट योर कंपनी ओन्स। तो हम एक एसेट्स अकाउंट बनाते हैं, एक लायबिलिटी अकाउंट बनाते हैं, एक इक्विटी अकाउंट होता है, एक रेवेन्यू अकाउंट होता है और एक एक्सपेंस अकाउंट होता है, ठीक है। The chart of accounts you create for your business will act as the foundation for all your business, all your financial record keeping। तो जो हम चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करते हैं अपने बिजनेस की, वो हमारी फाउंडेशन होती है, यानी बेसिक स्टेप होता है, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना हमारा स्टार्टिंग स्टेप है, फाउंडेशन है, ठीक है। अगर फाउंडेशन सही रहेगी तभी आगे के स्टेप भी सही हो पाएंगे। सो इट्स अ क्रूशियल डॉक्यूमेंट फॉर योर बिजनेस। तो ये हमारे बिजनेस के लिए एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, बिकॉज द चार्ट ऑफ अकाउंट्स ऑर्गेनाइज ऑल द डेटा रिलेटेड टू योर बिजनेस फाइनेंस। क्योंकि हम जो चार्ट ऑफ अकाउंट बना रहे हैं, जिससे हम अपने अकाउंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें हमारे बिजनेस या फाइनेंस के सभी डेटा हैं, ठीक है। इट्स अ यूजफुल टूल फॉर क्विकली एंड इजिली क्रिएटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये बहुत ही यूजफुल होता है, मतलब यूजफुल होता है इसको बनाना, क्योंकि इससे हम आसानी से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर पाते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से, ठीक है। तो अगर हमारे अकाउंट्स जो है वो ऑर्गेनाइज रहेंगे, एसेट्स अलग रहेगी, लायबिलिटीज अलग रहेगी, एक्सपेंसेस अलग रहेंगे, इनकम्स अलग रहेंगी, तभी हम आसानी से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर पाएंगे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एवरी बिजनेस शुड हैव 3 प्रिंसिपल्स। तो हर एक बिजनेस के 3 प्रिंसिपल्स होते हैं। एक हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह बनाते हैं, एक हमारी बैलेंस शीट होती है और एक हमारा इनकम स्टेटमेंट होता है, ठीक है। द फॉर्मल नेम फॉर व्हाट मैनी पीपल कॉल, जिसको सब लोग क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कहते हैं या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। ओनली द बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स आर रिफ्लेक्टेड ऑन द चार्ट ऑफ अकाउंट्स। तो चार्ट ऑफ अकाउंट्स में केवल हमारी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट ही रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो आई होप आपको चार्ट ऑफ अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या कैटेगरीज होती हैं चार्ट ऑफ अकाउंट की, ठीक है। तो मोस्ट चार्ट ऑफ अकाउंट्स हैव 5 टॉप लेवल कैटेगरीज। तो सभी चार्ट ऑफ अकाउंट्स की ज्यादातर 5 टॉप लेवल कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। द फर्स्ट 3 फ्लो इनटू द बैलेंस शीट। 3 जो है बैलेंस शीट के होते हैं और 2 हमारे इनकम स्टेटमेंट के होते हैं। तो जैसे कि एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी ये हमारी बैलेंस शीट में आ जाती हैं और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस हमारे प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम स्टेटमेंट में आ जाते हैं, ठीक है। तो यही 5 लेवल ऑफ कैटेगरीज होती है चार्ट ऑफ अकाउंट्स की, जिनके बेस पे हम अपने अकाउंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है। इट्स ऑफन easiest to structure the subcategories in a chart of accounts broadly along the same lines as the financial reports into which they feed। तो इन चार्ट ऑफ अकाउंट्स की जो 5 कैटेगरीज है, इसमें हम इनकी कुछ सब कैटेगरीज बना देते हैं। जैसे एसेट्स में करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स आ जाती हैं, ठीक है। उसी तरीके से लायबिलिटीज में हमारी करंट लायबिलिटीज और फिक्स लायबिलिटीज आ जाती हैं। रेवेन्यू इक्विटी में हमारी कैपिटल और करंट आ जाती हैं। रेवेन्यू में हमारे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट आ जाते हैं। उसी तरीके से एक्सपेंसेस हो जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बैलेंस शीट अकाउंट्स। तो अब हम बात करने जा रहे हैं बैलेंस शीट अकाउंट चार्ट की। तो द बैलेंस शीट डिवाइड्स एसेट एंड लायबिलिटीज इनटू करंट एंड नॉन करंट। तो बैलेंस शीट एसेट्स और लायबिलिटीज को करंट और नॉन करंट में डिवाइड करती है। सो इट कैन बी हेल्पफुल टू डू दिस ऑन द चार्ट ऑफ अकाउंट्स टू। तो ये हमारे चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाने में भी हमारी मदद करते हैं, ठीक है। तो हम जो है बैलेंस शीट को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, पहले हम एसेट्स अकाउंट बना रहे हैं। एसेट्स अकाउंट में हम कंपनी जो भी ओन करती है वो सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। रिकॉर्ड एवरीथिंग द कंपनी ओन्स, ठीक है। तो एसेट्स का मतलब आपको क्लियर ही होगा, बिजनेस में वो सारी चीजें जो आपको प्रेजेंट में और फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोवाइड करती है वो हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स होती हैं, ठीक है। तो एसेट्स में हमारी करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स होती है। करंट एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिसको हम विद इन अ ईयर कैश में कन्वर्ट करते हैं।
मतलब 1 साल के अंदर हम कैश में इसको परिवर्तित कर लेते हैं, तो वो एसेट्स हमारी करंट एसेट्स आ जाती है। जैसे कि डेटर्स हो गए, इन्वेंट्रीज हो गए, ठीक है, बिल्स पे रिसीवेबल हो गए, ये सब आपके करंट एसेट्स में आ जाते हैं। उसी तरीके से नॉन करंट एसेट्स होती हैं ऐसी दैट कैंट इजिली बी सोल्ड टू ऑब्टेन कैश, जिनको हम कैश में कन्वर्ट जल्दी से नहीं करते, ठीक है। हाउ एवर वी यूज एज कोलेट्रल फॉर बोरोइंग, इसका हम यूज करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, प्रेमिसेस हो गई, प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो गई जैसे कि पेटेंट और गुडविल हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गया। तो ये सब हमारी नॉन करंट एसेट्स होती हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती हैं और इसे हम जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं करते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारी लायबिलिटी अकाउंट्स। तो लायबिलिटी अकाउंट्स में हमारी करंट लायबिलिटी आ जाती है और नॉन करंट लायबिलिटी आ जाती है। तो जिस तरीके से करंट एसेट्स हम विद इन अ ईयर कैश में जो चीजें कन्वर्ट कर लेते हैं वो करंट एसेट्स में आ जाती हैं, उसी तरीके से ऐसे ड्यूज या डेब्ट जिसको हम 1 साल के अंदर पे कर देते हैं वो सब हमारी करंट लायबिलिटीज में आ जाती हैं। जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, अकाउंट पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो गई, एक्रूड एक्सपेंसेस हो गए, तो ये सब हमारी करंट लायबिलिटीज में आ जाते हैं। बिल्स पेबल भी हमारा करंट लायबिलिटीज में आ जाता है। मतलब ऐसी लायबिलिटीज या ऐसे ड्यूज जिसको हमको 1 साल के अंदर पे करने होते हैं वो सब हमारे करंट लायबिलिटीज में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अब नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। तो नॉन करंट लायबिलिटीज में सारे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आ जाते हैं, अदर लायबिलिटीज जैसे लीज हो गया, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया जिसको हम 1 साल के अंदर पे नहीं करते हैं या सेटल नहीं करते हैं, वो सब हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आ जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्विटी अकाउंट्स। इक्विटी अकाउंट्स रिकॉर्ड द कंपनीज नेटवर्थ। तो इक्विटी अकाउंट्स में हम नेटवर्थ को रिकॉर्ड करते हैं, विच इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ इट्स एसेट्स एंड द वैल्यू ऑफ इट्स लायबिलिटीज। मतलब एसेट्स में से लायबिलिटीज का जो डिफरेंस आता है माइनस करने पे, वही हमारे इक्विटी अकाउंट्स में नेटवर्थ होती है जिसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो इक्विटी अकाउंट्स कैन इंक्लूड द फॉलोइंग। तो इक्विटी अकाउंट में क्या क्या आ जाता है? कॉमन स्टॉक आ जाता है, ठीक है, जैसे इशूड शेयर्स हो गए, ट्रेजरी स्टॉक आ गया जैसे शेयर्स दैट हैव बीन रीपर्चेस्ड बाय द कंपनी हो गया, रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई यानी कि लास्ट ईयर प्रॉफिट्स हो गए, जनरल रिजर्व हो गया, ठीक है, ओनर्स इक्विटी हो गई, ये सब हमारी इक्विटी अकाउंट्स में आ जाती हैं। चलिए तो ये तो बैलेंस शीट के आइटम्स थे। अब हम समझते हैं इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो इसमें रेवेन्यू अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट आ जाता है। तो रेवेन्यू अकाउंट क्या करता है? वो रिकॉर्ड करता है कंपनीज इनकम फ्रॉम ऑल द सोर्सेस। तो हमारी कंपनी के सभी सोर्सेस से जो भी इनकम आ रही है, चाहे हम गुड्स सोल्ड कर रहे हो तब हमारे पास पैसा आ रहा है, या हमें कमीशन मिल रहा है, या अनअर्न्ड कमीशन है, या इन्वेस्टमेंट हमने गेन किया है, तो वो सब हमारे रेवेन्यू अकाउंट में आ जाता है। मतलब हमारे बिजनेस में किसी भी रीजन से जो कैश रिसीव हो रही है वो सब रेवेन्यू कहलाती है, ठीक है। निगेटिव इनकम सच एज सेल्स रिटर्न गोज इनटू इनकम अकाउंट। निगेटिव इनकम्स इनकम अकाउंट में जाती हैं लेकिन नॉट एक्सपेंस अकाउंट, लेकिन उसको हम एक्सपेंस अकाउंट में नहीं डालते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंस अकाउंट। अब एक्सपेंस अकाउंट में क्या होता है? सभी कंपनी के एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया जाता है और नॉन कैश एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड किया जाता है, जैसे कि डेप्रीशिएशन, अमोर्टाइजेशन हो गया, टिपिकल एक्सपेंसेस हो गया यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया, मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, प्रमोशन, वेजेस, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस हो गया, डेप्रीशिएशन हो गए, ठीक है। ये सारी चीजें एक्सपेंस अकाउंट में आ जाती है। मतलब कि कैश एक्सपेंस और नॉन कैश एक्सपेंस भी हमारे एक्सपेंस अकाउंट में आ जाते हैं। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझते हैं चार्ट ऑफ अकाउंट्स को, ठीक है। जैसा कि दिख ही रहा है आपको, पहला आइटम है क्या? कैश एंड इक्विवेलेंट। तो ये हमारा एसेट्स है, कैश बेसिकली हमारी एसेट्स होती ही है, तो ये बैलेंस शीट में जाती है। उसी तरीके से अकाउंट रिसीवेबल भी एसेट्स है, बैलेंस शीट में जा रहा है। इन्वेंट्री भी एसेट्स है और एसेट्स में करंट एसेट्स है, तो ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। प्रेमिसेस और इक्विपमेंट भी एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन है तो ये करंट लायबिलिटी में जाएगा, तो लायबिलिटी में बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अकाउंट्स पेबल हमारा लायबिलिटी है, वो भी बैलेंस शीट में जाएगा। रिटेन अर्निंग्स हमारी इक्विटी है तो इक्विटी में जाएगी और ये भी बैलेंस शीट में ही जाती है। रेवेन्यू हमारी इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सप्लाईज हमारे एक्सपेंसेस हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। उसी तरीके से मार्केटिंग है, यानी मार्केटिंग में जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं वो भी हमारे एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, ठीक है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट के हिसाब से आइटम्स को कैटेगराइज कर रहे हैं, ये चार्ट ऑफ अकाउंट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है।
अब चलिए समझते हैं कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स को बनाना है या ऑर्गेनाइज करना है अकाउंट्स को क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, द चार्ट ऑफ अकाउंट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स द प्राइमरी रेफरेंस टूल फॉर अ कंपनीज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो सीधी सी बात है, अभी तक हमने अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड को कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया था, मतलब अकाउंट्स के डेटा को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने अकाउंट्स के डेटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं अकाउंट्स का चार्ट बना करके। तो ये हमारी एक प्राइमरी रेफरेंस या ओरिजिनल डेटा है। ठीक है, प्राइमरी डेटा है, तो इसलिए ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट्स द सेंट्रल हब फॉर द कंपनीज फाइनेंशियल अकाउंट, और ये एक तरह का सेंट्रल हब बन जाता है कंपनी के फाइनेंशियल अकाउंट के लिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए। इसी की मदद से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर पाते हैं। जब हम अपने अकाउंट्स को ऑर्गेनाइज करेंगे तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन पाएगा। जब हम अकाउंट्स को ही ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे कि कौन सा एसेट्स है, कौन सा लायबिलिटी है, कौन सा एक्सपेंस है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो ये हमारी मदद करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो अब हम बात करने वाले हैं कि अकाउंट्स को हम कैसे कोडिफाई करते हैं। ये मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ा रही हूँ आपको। तो बेसिकली कोड या कोडिफिकेशन क्या कहलाता है? ये एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है जिससे हम किसी अकाउंट को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जनरली कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में जनरली क्या होता है, अकाउंट्स को कोडिफाई किया जाता है। कोडिफिकेशन ऑफ अकाउंट इज नीडेड वेयर देयर आर न्यूमरस अकाउंट हेड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जब ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा अकाउंट हेड्स होते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोड बनाते हैं। कोडिफिकेशन, वहां पे कोडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। देयर इज अ हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो इनके बीच में एक हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है। In order to maintain the hierarchical relationship between a group and its subgroup, proper codification is required. जब हमें इनका रिलेशनशिप मेंटेन करना होता है इनके बीच में, तो हम ग्रुप्स के अकॉर्डिंग सब ग्रुप्स बनाते हैं और एक कोड बनाते हैं। ठीक है, मेथड ऑफ कोडिफिकेशन की अब हम बात करते हैं। तो पहला मेथड क्या है, सिक्वेंशियल कोड, जिसमें हम एक सीक्वेंस बना करके कोड रखते हैं। ठीक है, तो इस सिक्वेंशियल कोड की बात करें तो इसमें नंबर्स या लेटर्स होते हैं जो कि कंसेक्यूटिव ऑर्डर में असाइन किए जाते हैं, मतलब एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। दीज कोड्स आर अप्लाइड प्रिलिमिनरी टू सोर्स डॉक्यूमेंट। तो इसको नॉर्मली सोर्स डॉक्यूमेंट में अप्लाई किया जाता है, जैसे कि चेक्स हो गए, इनवाइसेस हो गए, या सिक्वेंशियल कोड कैन फैसिलिटेट डॉक्यूमेंट सर्च। तो सिक्वेंशियल कोड हमारी मदद करता है डॉक्यूमेंट को सर्च करने में। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा कोड है जो हमारे डॉक्यूमेंट को सर्च करने में मदद करता है। तो उसमें हमारा आंसर सिक्वेंशियल कोड हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, CL001 बना दिया, CL002 बना दिया, उसी तरीके से 3 हो गया, 4 हो गया। तो एक सीक्वेंस में कोड बनाए जा रहे हैं अकाउंट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ब्लॉक कोड्स। ब्लॉक कोड्स में क्या होता है, इन अ ब्लॉक कोड अ रेंज ऑफ नंबर्स इज पार्टीशन्ड इनटू अ डिजायर्ड नंबर ऑफ सब रेंजेस। तो हम एक रेंज बना देते हैं ब्लॉक कोड्स में कि इस रेंज के अंदर ये वाली चीजें आएंगी। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में भी दिया है कि 100 से 199 स्मॉल पंप्स होंगे, 200 से 299 मीडियम पंप्स होंगे, 300 से 399 पाइप्स होंगी, और 400 से 499 मोटर्स होंगे। तो बेसिकली ये क्या है, एक ब्लॉक कोड है। चलिए नेक्स्ट है हमारा निमोनिक्स कोड्स। निमोनिक्स कोड में क्या करते हैं, हम शॉर्ट टर्म में डिफाइन करते हैं। जैसे सेल्स लेजर को हम SJ बोल देते कर देते हैं, हेडक्वार्टर्स को हमने HQ कर दिया। तो ये क्या है, ये निमोनिक्स कोड है। हम छोटा छोटा एब्रीविएशन बनाते हैं अल्फाबेट्स का। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, निमोनिक्स कोड कहलाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स, कि हम अकाउंट्स को ग्रुप कैसे करते हैं या ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो इन एनी ऑर्गेनाइजेशन द मेन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज द मेजर हेड विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू माइनर हेड्स। तो पहले हम कुछ मेजर हेड्स बनाते हैं, फिर उनको माइनर हेड्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, बेसिकली होता क्या है कि हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं उनके ग्रुप्स के नेम के हिसाब से। ठीक है, ए प्रॉपर कोडिफिकेशन रिक्वायर्स अ सिस्टमैटिक ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स। तो कोडिफिकेशन के लिए हमें अकाउंट्स को सिस्टमैटिकली ग्रुप करना पड़ता है, तभी कोडिफिकेशन हो पाता है। या कोडिफिकेशन की जरूरत हमें पड़ती है अकाउंट्स को सिस्टमैटिकली ग्रुप करने के लिए। ठीक है, द मेजर ग्रुप और हेड्स कुड बी, तो जो हमारे मेजर ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज, रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस। और इनके जो सब ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स, सेल्स, ठीक है, कैपिटल, रेवेन्यू, ये सारी चीजें हमारी सब ग्रुप में आ जाती हैं।
चलिए एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। जैसे ग्रुपिंग ऑफ अकाउंट्स में हमने एसेट्स का ग्रुप बना दिया, तो एसेट्स में हमने सब हेड्स दे दिया, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और फिक्स्ड और करंट एसेट्स में दे दिया, ठीक है। उसी तरीके से हमने लायबिलिटीज में नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज कर दिया। रेवेन्यू में सेल्स और अदर इनकम कर दिया। एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दिया। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम एक मेजर हेड बना रहे हैं। ये हमारा मेजर हेड हो गया एसेट्स, और जो उनके अंदर सब हेड है उसमें टाइप्स ऑफ एसेट्स हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हम अकाउंट्स को ग्रुप करते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है कि डेटा एंट्री का मतलब क्या होता है। व्हाट इज डेटा एंट्री, ठीक है। तो डेटा एंट्री बेसिकली क्या है, ये एक टेक्निकल स्किल होती है जिसके थ्रू हम अपने डेटा को या अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज में या डेटाबेस में, ठीक है। मतलब कि हम अपने डेटा को या इनपुट को जैसे फीड कर रहे हैं वही क्या कहलाता है, डेटा एंट्री कहलाता है। An individual who enters data does so by directly inputting data into a company database with a computer। तो हम कंप्यूटर, माउस, कीबोर्ड की मदद से अपने डेटा को इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, ठीक है। वही क्या कहलाता है, डेटा एंट्री कहलाता है। अब नेक्स्ट है हमारा डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिड है कि नहीं वैलिड है ये बताता है डेटा वैलिडेशन, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंश्योरिंग द एक्यूरेसी एंड क्वालिटी ऑफ डेटा। तो ये इंश्योर करता है कि हमने जो डेटा फीड किया है या डेटा एंट्री की है वो एक्यूरेट है कि नहीं, ठीक है, और उसकी क्वालिटी कैसी है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय बिल्डिंग सेवरल चेक्स। तो इसमें कई स्टेजेस में चेक्स होते हैं, चेक किया जाता है कई स्टेजेस में डेटा को वैलिडिटी उसकी चेक करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेटा वेरिफिकेशन। अब डेटा वेरिफिकेशन में क्या होता है, ऑन द अदर हैंड इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन से अलग होता है डेटा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हम परफॉर्म करते हैं ए चेक ऑफ करेंट डेटा टू इंश्योर दैट इट इज एक्यूरेट, कंसिस्टेंट एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ इट्स इंटेंडेड पर्पस। मतलब डेटा वेरिफिकेशन में हम ये वेरीफाई करते हैं कि जिस पर्पस के लिए डेटा को फीड किया जा रहा है वो पर्पस वही पर्पस उससे मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। वेरिफिकेशन में ऑल्सो हैपन एट एनी टाइम, और वेरिफिकेशन कभी भी किया जा सकता है। इन अदर वर्ड्स वेरिफिकेशन में टेक्स प्लेस एज अ पार्ट ऑफ रनिंग डेटा क्वालिटी प्रोसेस। तो वेरिफिकेशन में हम डेटा को रन करते हैं क्वालिटी प्रोसेस, whereas validation typically occurs when a record is initially created or updated। वैलिडेशन कब होता है, जब डेटा रिकॉर्ड कर चुके होते हैं हम या क्रिएट कर चुके होते हैं। लेकिन वेरिफिकेशन कब होता है, जब हम डेटा को एंटर करने जा रहे होते हैं, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिक्योरिटी फीचर्स ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर। तो सिक्योरिटी फीचर्स मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, आज फिर बता रही हूँ। जितने भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें डेटा सिक्योरिटी, सेफ्टी और कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, ठीक है। देयरफॉर एवरी सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। तो जो भी अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर होगा उसमें पासवर्ड सिक्योरिटी हो गया, डेटा ऑडिट की फैसिलिटी होगी, डेटा वॉल्ट की फैसिलिटी होगी। पासवर्ड सिक्योरिटी क्या होती है, बेसिकली ये एक की या कोड होता है जिसको हम फॉलो करते हैं अपने सिस्टम को एक्सेस करने के लिए। तो हमें अकाउंटिंग करनी है तो हमने पासवर्ड लगा रखा है अपनी कंपनी में, तो बिना पासवर्ड या पिन डाले हम अपनी कंपनी को एक्सेस नहीं कर सकते, या कोई भी और बिना पिन डाले मेरा एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। तो वही क्या कहलाता है, पासवर्ड सिक्योरिटी कहलाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा डेटा ऑडिट। दिस फीचर इनेबल्स वन टू नो as to who and what changes have been made in the original data, thereby helping and fixing the responsibility of the person who has manipulated the data and also ensures data integrity। तो बेसिकली हम डेटा ऑडिट में क्या करते हैं, जो भी डेटा ओरिजिनली फीड किया गया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस पर्सन को दी गई है वो चेक किया जाता है कि वो डेटा मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है और डेटा की इंटीग्रिटी ऐसी तो नहीं है कि घट जा रही, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डेटा वॉल्ट। डेटा वॉल्ट में कह रहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स एडिशनल सिक्योरिटी थ्रू डेटा एन्क्रिप्शन। तो डेटा वॉल्ट में हम डेटा एन्क्रिप्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमें सॉफ्टवेयर। जैसे व्हाट्सएप भी हमें चैटिंग में क्या करता है, डेटा एन्क्रिप्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली 3 तरह की सिक्योरिटीज होती हैं, एक आपकी पासवर्ड सिक्योरिटी, दूसरी आपकी डेटा ऑडिट, तीसरी आपकी डेटा वॉल्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके कुछ MCQ क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी 1-2 दिन में, वो भी अपलोड हो जाएंगे चैनल पे, तो उसको भी आप देख लीजिएगा।
और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और मेरा टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मैं उसमें पीडीएफ फाइल इसकी सेंड कर दूंगी, तो आप इसको रीड भी कर लेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब एंडिंग में हम आज का थॉट देख लेते हैं। तो थॉट में लिखा है, अवसरों की मांग हमें नहीं, हम अवसरों को मांगेंगे। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि हमें कोई चांसेस दे, इसका हम वेट नहीं करेंगे कि हाँ हमें कोई चांस दे तो हम आगे बढ़े। हम खुद कोशिश करेंगे चांस को क्रिएट करने की। ठीक है। हम खुद कोशिश करेंगे कि हाँ हमें किस तरफ जाना है, कितना आगे जाना है। हम ये इंतजार करते नहीं बैठे रहेंगे कि हाँ हमारी किस्मत चमकेगी या फिर हमें कोई चांस देगा तब हम आगे जाएंगे। हम खुद खोजेंगे कि हम खुद क्रिएट करेंगे कि हाँ हमें कौन सा चांस चाहिए, हमें कहाँ जाना है। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे की और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।